बहू आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए निकलती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर हो जाते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है। तो दोस्तों, आज की कहानी है सास और बहू की। ऐसी बहू जिसका मायका पड़ोस में ही है। सास ने बार बार अपने बेटे ऋषभ को चाय के लिए आवाज लगाई, क्योंकि चाय ठंडी हुई जा रही थी। फिर सास कहती है, मैं बेबस होकर छत पर पहुंच गई, जहाँ रिया छत पर ऋषभ से बतिया रही थी। उन दोनों के बीच प्रेम भरी बातें हो रही थी, जहाँ मैंने बीच में टांग अड़ा दी। चाय पीनी है? रिया अपनी छत से ही मुस्कुराकर बोली, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकती हुई नीचे उतर गई। बेशरम कहीं की, माँ के सामने ही उसके पेटे से प्रेम की पिंगे बढ़ा रही है, कोई लिहाज ही नहीं है। नीचे आकर ऋषभ ने पूछा, माँ कहाँ है मेरी चाय? देख ऋषभ, अब तू बच्चा नहीं है, एक जिम्मेदार बैंक ऑफिसर है। छत के उस कोने पर तुम दोनों क्या खुसुर फुसुर करते हो? बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं? ऋषभ ने जवाब दिया, माँ हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम ऐसे ही फालतू की चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं, बात बढ़ने में समय नहीं लगता। क्योंकि मुझसे अपने योग्य सुंदर बेटे की पड़ोस की साधारण सी रिया से नजदीकियां मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऋषभ के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिया के बदले रूप में हैरान परेशान रहती थी। आजकल आए दिन कभी पकौड़े की प्लेट तो कभी अचार की शीशी लिए हाजिर हो जाती थी घर में। ऐसे ही एक दिन वो घर पर आ धमकी। मैंने रिया से कहा, सूट तो बड़ा सुंदर है, इसे दिखाने आई थी या पकौड़े देने? कुछ भी समझिए आंटी जी, वैसे कैसी लग रही हूँ? ठीक है, मुझे कहना पड़ा। उसे देखकर मैं शंकाग्रस्त हो गई। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। हम 3 बहनों की संतान में ऋषभ इकलौता था। पति के खानदान में भी वो सबसे बड़ा और लाड प्यार से बला था। उसकी शादी को लेकर हम सबने बड़े सपने संजोए थे, किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही ऋषभ ने रिया से विवाह की घोषणा कर कर हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले ऋषभ की अकेली विवाहिता बहन रागिनी ने भी ऋषभ को विरोध किया। मैंने तो घर छोड़ जाने तक की धमकी दे डाली, पर ऋषभ प्रभावहीन होकर बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिया से शादी करवा दीजिए। करवा दूंगी। सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा है। क्यों माँ, क्यों? सब विरोध कर रहे हैं। आप भी विरोध कर रही हो, मेरी बहन भी विरोध कर रही है। हमारी जाति की है रिया, पढ़ी लिखी है, धनी परिवार की है, और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। मैंने चिढ़ते हुए कहा, सिर चढ़ी नकरेल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें? ये सब चिल्लाते हुए बोला, शादी तो मुझे करनी है, मुझे पसंद है। तभी बहन रागनी बोली, भैया आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तू चुप रह मम्मी की चमची। अभी 2 दिन में संदीप के पास चली जाएगी। तूने भी तो की थी अपने पसंद से शादी, मैंने विरोध किया। रागनी चुप हो गई। उसने भी प्रेम विवाह किया था, लेकिन मम्मी बोली, मैंने उसमें अपनी सहमति दी थी। मैं कुछ बोलती उससे पहले ऋषभ के पापा बोले, ऋषभ की शादी रिया के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साधी। शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई मैं 5 तोले का हार दिया, लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया कि रिया के माता पिता ने दान दहेज काफी कम दिया है। हालांकि बारातियों का स्वागत
बढ़िया था। रिया की व्यक्तिगत सभी चीजें अच्छी क्वालिटी की थीं, पर हर सास जैसे हर घर के अन्य सदस्य व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की उपेक्षा करती है, मैं भी कुछ उसी तरह की उपेक्षाएं पाली बैठी थी। पर ऋषभ के पिता का सख्त निर्देश थे कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। रिया बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर में रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वो आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से चहक चहक कर बातें करती, क्योंकि मायका बगल में होने के कारण उसे माता पिता से दूर होने का एहसास ही नहीं हुआ। 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती, केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। मम्मी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद, दादी ने फूफा जी के लिए भेजा है। उन डिब्बों के स्वादिष्ट व्यंजनों से मुझे परहेज ना था, लेकिन फूफा और बुआ मात्र की भावना चुप जाती। जिस दिन सब रिया नैनीताल जा रहे थे, रिया ने आकर मुझसे पूछा, मम्मी जी आप परेशान मत होइएगा, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है, आप खाना मत बनाइएगा, ना ही मैं बनाऊंगी। वे दोनों हनीमून पर रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। रागनी ने जाने से पहले मुझसे कहा, भाभी हनीमून से लौट कर आए तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी। मैंने हाँ कहकर सिर हिला दिया। और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में थी। कुछ दिनों बाद ऋषभ और रिया लौट कर आए। काफी गिफ्ट, मेवे, मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिया शाम को ही मायके जाकर कुछ दे आई थी। अब तुम दोनों आराम करो। ऋषभ, कल तुम्हें बैंक जाना है। रिया, कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, इंतजाम मैं कर दूंगी। मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि रिया नाश्ता बनाएगी। दूसरे दिन नाइटी उतारकर सूट पहनने और ब्रश करने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर वह जिस स्पीड से पराठा सेकने लगी थी, लगा ही कि आज ऋषभ ऑफिस ही नहीं जा पाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैंने उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे फ्राइड राइस और पनीर बनाना था। सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी तो पाया वो घर में ही कहीं नहीं है। अचानक मुझे रिया की सीढ़ियों से उतरने की आवाज़ आई। वो हाथ में एक डब्बा लिए उतर रही थी। तभी रिया बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू दम और पूड़ियाँ भेजी हैं, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह घर से डिब्बा मंगाती रहोगी या डिब्बा लाती रहोगी? अब छोड़ो ये सब। लेकिन रिया ने मेरी एक ना सुनी। छत पर उसका मायके वालों से लेन देन चलता रहा। कभी कभी तो वह कचौड़ी, हलवा, पोहा का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती, खा पीकर छत से डिब्बा लौटा देती। उसका पेट भरा रहता था तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह नहीं पाती। ऋषभ की सह जो मिल रही थी, उसे नई नवेली अर्धांगिनी को तो 100 खून माफ होते हैं, लेकिन असली गलती तो उसकी माँ कर रही थी। सो एक दिन मैंने बिना खबर दिए उनके घर पहुंच गई। खूब आवा वक़्त हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिया को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन छतों से डिब्बा देना, लड़की को केवल मैं और मेरा पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? रिया की माँ बोली, अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैंने कहा, कुछ नहीं सीखेगी, धीरे धीरे वो आप पर निर्भर हो जाएगी और साथ में अपने घर को कभी अपना नहीं समझेगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं, उसकी माँ बोली। एक माँ की तरह सोचें तो आपको लगेगा कि कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रहीं। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए खड़ी हो गई। बाहर तक मुझे रिया की भाभी छोड़ने आई। उसने कहा, आप चिंता ना करें, वो घर की छोटी है, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास नहीं है उसे, लेकिन मैं उसे समझाऊंगी
मैं घर वापस आ गई। रिया ने इधर एक नई रट लगा रखी थी कि वह नौकरी करना चाह रही है। घर से सहमति मिलने पर उसने एक स्कूल में नौकरी कर ली और वह भी ऋषभ के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो जरूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे ही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही जाएगा। तुम सोचती हो वो सभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाए। ऋषभ बोलता, पापा ठीक कहते हैं माँ। रिया रात में रोटियां सेक देती, सलाद काट देती। बाकी मेरे हाथ की सब्जी तो किसी को पसंद नहीं आएगी, ये कहकर निकल जाती। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम की खाने की व्यवस्था, घर की सफाई, सजावट, मैरी के पीछे पीछे घूमना, मैं चाहकर भी उससे कुछ ना कह पाती। रिया हमेशा मुझसे एक निश्चिंत दूरी बनाकर रखती। घर में बहू आ जाने पर सास की अपेक्षा होती है कि बहू सास की कुछ मदद करे, लेकिन रिया तो कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रहती। अब तो उसके घर से सुबह शाम टिफिन आने लगे। वह टिफिन लेकर स्कूल जाती, वहां से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पी कर लौटती। कभी कभी स्कूल में ज़्यादा काम होने पर मायके ही रुक जाती। अब तो घर में नई कहानी चल रही थी कि रिया ऋषभ के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी है, जहां से ऋषभ का बैंक पास पड़ता हो। मैं यह बातें सुनकर सन्न रह गई। ऋषभ से पूछा तो उसने उसे हल्के में लिया। मम्मी, मैं रिया के अनुसार तो नहीं चलूंगा। हाँ, उसके पापा का फ्लैट है तो 2-4 दिन में जाकर आ जाएंगे। ऋषभ से बात करके कुछ तसल्ली हुई। रिया के प्रति मेरे बेरुखी से मैं आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी, तो मैंने रिया से कुछ कहना भी छोड़ दिया था। लेकिन इधर कुछ दिनों से रिया खोई खोई सी लगती। वो किसी से बोलती भी नहीं थी। उसका चहकना, उछलना कूदना, ऊधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती थी। उसके मन में क्या चल रहा है ये मैं नहीं जानती थी। उसने छत के चक्कर लगाना और टिफिन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफिन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके ना जाकर सीधे घर आती। दोपहर का दाल चावल बनाने में मदद करती, सबको खाना परोसती, बटोरती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। चाय पीकर स्कूल का काम करती। मैं रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में आ जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पांव लौट जाती। वो मसाला पीसती, स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा जरूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। कहती, रिया आज की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, तो वह बहुत खुश हो जाती। थैंक यू मम्मी जी। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने रिया के स्कूल जाने पर ऋषभ को पकड़ा। मामला क्या है ऋषभ? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम है। अच्छा, अब तू सीधे शब्दों में बता, बातें घुमा फिरा कर कहना छोड़। उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिया कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी उखड़ जाती है। कहती है, दीदी कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो जो मैं यहाँ मरती रहूं? रिया की माँ दिन रात रोती रहती है, इसलिए वह बहुत परेशान रहती है। रिया ने कुछ चर्चा करने से मना किया है। रिया यह सब सोच सोचकर परेशान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्चा कैसे चलेगा। रात में वह ठीक से सोती भी नहीं है। ओह, ये बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन ना लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलग रहने के फैसले के कारण हुआ है, जो ठीक नहीं था।
रिया ने जो कुछ यहाँ किया वही सब उसकी भाभी ने किया तो वो परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली। रिया खुद मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। स्कूल और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैंने उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब रिया ने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, लड़ाई कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बात कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही तो घर चलता है। भाभी मुझे अपने बच्चों बंटी और नेहा जैसा मानती थीं, इसलिए तो मैं मायके से जुड़ी थी। अब ना जाने क्यों उनमें ऐसा परिवर्तन आ गया है। मुझे भी आप सबसे ना निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मैंने उन्हें दिलासा देने के लिए कंधे पर हाथ रखा तो रिया मुझसे लिपट गई, मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी, मम्मी जी, मैंने भी इस घर और आप सबके प्रति अपने कर्तव्यों को निभाया नहीं। यही नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से उपेक्षा कर रही हूँ वैसे ही आशा आप सब मुझसे करते होगे। मैंने जीवन का केवल एक पक्ष देखा था, लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दी और अब मैं पति, बहू और पुत्र के साथ आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही थी। 1 महीने बाद सुना कि रिया के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की रट छोड़ दी है और सास के साथ मेल मिलाप पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा, लेकिन एक दिन छत पर सूखे कपड़े समेटते बगल की छत पर रिया की भाभी खड़ी दिखी। उसने पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि उसने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए पास बुलाया और बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वो तो मैंने और मेरी सास ने मिलकर गृह कलह का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्वों का और जिम्मेदारी का एहसास हो। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। स्वयं को संभाल कर मैंने दबे स्वर में पूछा, बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हारा धन्यवाद दूं? समझ में नहीं आ रहा। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, मेरे सास ससुर तो जानते हैं। अभी रिया को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, बाद में जान पर कुछ नहीं होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं उसे कानों कान खबर नहीं होने दूंगी। और हम दोनों नीचे छत से उतर गए। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।